जहां पर बोला जाता है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक करने की जगह तुम क्या करो, रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को चेक करो, रिस्क के अकॉर्डिंग। जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां पर तुम उसके हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करो और चेकिंग करो, जहां पर रिस्क कम है तुम उसके अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करो और चेकिंग करो। बात समझ में आ गई? सो बेसिकली ये बातें कल हमने देखी थी कि सैंपलिंग आया क्यों, ओके, पहले क्या था और अब किस तरह से काम होता है। उसके बाद कल आपने और क्या देखा, बोलो? यस yes. उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल हमने देखी थी वो क्या था, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। जहां पर आपने क्या देखा था कि दो तरह की सैंपलिंग होती है भाई, एक होती है स्टैटिस्टिकल और एक होती है नॉन स्टैटिस्टिकल। जहां पर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का मतलब क्या था कि जब भी मैं सैंपल सेलेक्ट करती हूं क्या यूज कर कर, स्टैटिस्टिक्स को यूज कर कर। इसका मतलब दो चीजें थी, एक तो रैंडम सिलेक्शन प्लस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जहां पर भी एक तरह से ना साइंस, मैथमेटिक्स, आपकी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन सब चीजों का यूज किया जाता है सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कहलाता है। और जहां पर इनका यूज नहीं होता, कंप्लीटली प्रोफेशनल जजमेंट लगता है और आपके सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। डेफिनेटली ज्यादा रिलायबल कौन सा होता है बेटा, स्टैटिस्टिकल, क्योंकि आपने वो सैंपल कैसे क्यों सेलेक्ट किया उसके पीछे एक डिराइवल फॉर्मूला है, उसके पीछे एक थ्योरी है, उसके पीछे आपको प्रूव करने के लिए एक सपोर्ट है, ओके। तो इसीलिए वो ज्यादा रिलायबल होता है। और नॉन स्टैटिस्टिकल हालांकि ऐसा नहीं है कि रिलायबल नहीं होता, पर कंपैरेटिवली कम रिलायबल होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इतनी बात कल हमने देख ली थी, ठीक है, सैंपलिंग क्यों आया और कितने तरह के होते हैं। आज आपन को शुरुआत करनी है स्टेप्स में से, है ना। कल मैंने आपको बोला था कि सैंपलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स है, आपको सैंपलिंग करते टाइम भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं है कि सबको देखकर तुमने दो बच्चे उठा लिए और बोला ये मेरा सैंपल है, दो ट्रांजैक्शन उठा लिए ये बोल दिया मेरा सैंपल है। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, सैंपल डिजाइन। तो आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, सैंपल डिजाइन। देखो सैंपल डिजाइन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइनिंग अ सैंपल। जब भी हम घर बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ईंट पत्थर लाकर चालू कर देते हो क्या घर बनाना, नहीं, पहले क्या बनता है, हाँ, उसकी डिजाइन। डिजाइन का मतलब है आपने जो वर्ड यूज किया, मैपिंग होती है, करेक्ट। मैपिंग क्यों होती है कि यार मेरे दिमाग में एटलीस्ट एक डिजाइन होना चाहिए, एक मैपिंग होनी चाहिए जिसके हिसाब से मैं मेरा काम करूं। तो जब तक वो मैपिंग ही नहीं होगी, जब तक वो डिजाइनिंग ही नहीं होगी, तो तुम क्या तो सामान लाओगे और क्या घर बनाओगे, ओके। इन द सेम वे ऑडिट प्रोसीजर्स तो मुझे लगाने हैं और सैंपल पर ही लगाने हैं। पर कल ही हमने देखा था कि सैंपल कितना जरूरी है, क्योंकि जो सैंपल होता है वो सारी पॉपुलेशन को क्या करता है, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक सैंपल के अकॉर्डिंग मैं सारी पॉपुलेशन पर क्या दे रही हूं, ओपिनियन दे रही हूं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ओके। और इसी कारण उसकी डिजाइनिंग होना बहुत जरूरी है, उसकी मैपिंग मेरे दिमाग में होनी बहुत जरूरी है कि हाँ यार मुझे इस तरह का सैंपल चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल तुम्हें बताती हूं मैं, ठीक है। समझो कि तुम्हें कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, फाइन। समझो कि तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, जो अभी जस्ट तुम पढ़कर आए हो, डायरेक्ट कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सारे डेटर्स है मेरे पास, ठीक है, उनमें से मुझे 3 को क्या लगाना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। तो मैंने तय तो कर लिया कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर इस बार क्या लगाना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर मुझे लगाना है, इससे मुझे एविडेंस प्राप्त करना है और गेन करना है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं सैंपल सिलेक्ट कर रही हूं, मेरे दिमाग में कोई डिजाइन नहीं है, ओके। अब मैंने 2-3 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, जो भी स्टैटिस्टिक्स लगाकर या जो भी मेरे प्रोफेशनल जजमेंट को लगाकर, और मैं चाह रही हूं कि इन पर क्या किया जाए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाया जाए। पर उसमें से ना 2 सैंपल तो ऐसे थे जहां पर आप पहुंच ही नहीं सकते। 2 डेटास ऐसे थे, इतने रिमोट एरियाज में वो डेटास थे कि आप उन पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अब ले लो सैंपल, अब कर लो ऑडिट प्रोसीजर, लगा लो और निकाल लो कंक्लूजन, क्या वो चीज सही है, नहीं है। अगर यही मैं डिजाइन करती उस चीज को प्रॉपर्ली कि हाँ यार मुझे जो डेटा सिलेक्ट करने हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एक्सेसिबल है, उसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, 2 सैंपल चूज करना है और उनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर लगाना है, उनसे इंक्वायरी करनी है बेसिकली, तो तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर क्या होता, टिक मार्क हो जाता, वैलिड हो जाता, पूरा हो जाता। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने डिजाइनिंग ही नहीं करी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि डिजाइन करना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके दिमाग में सबसे पहला ये होना चाहिए कि मुझे इस सैंपल से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। अभी इस वाले एग्जांपल में इस सैंपल से तुम्हें कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना था,
तुम्हें एविडेंस गेन करना था बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो अगर जो ऑब्जेक्टिव तुम्हें पूरा करना है वो सैंपल पूरा करवा ही नहीं सकता तो वो सैंपल क्या काम का है? काम का है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए उसकी डिजाइनिंग होनी जरूरी है, आपके दिमाग में उसकी मैपिंग होनी जरूरी है कि इस सैंपल को यूज करके आखिर मुझे ऑब्जेक्टिव कौन सा पूरा करना है। ये है आपकी सैंपल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से कुछ आपको दो यहाँ पर दे भी रखे। बट आपको समझ में आया मैं डिजाइनिंग कर क्यों रही हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है डिजाइन करने के पीछे? ताकि क्योंकि जो पूरी पॉपुलेशन है उस पर मुझे ओपिनियन देना है और बेसिकली जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव मुझे कंप्लीट करना है वो मेरा पूरा हो पाए, इसलिए मुझे सैंपल का डिजाइन पहले पता होना जरूरी है। सिलेक्शन तो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले तो क्या कर रही हूं मैं? डिजाइनिंग कर रही हूं कि मुझे क्या ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए इस चीज को आगे लेकर जाना है। देखो sample design. When designing the audit sample, the auditor shall consider the purpose of audit procedure and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. Exactly, जो अपन ने अभी पढ़ा कि आपके ऑडिट प्रोसीजर लगाने का पर्पस क्या है। अभी अपन ने देखा ना यही वाला एग्जांपल, ऑडिट प्रोसीजर लगाने का पर्पस क्या है और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है जब आप सैंपल को डिजाइन करते हो। दूसरा, when designing an audit sample, auditor's consideration includes the specific purpose to be achieved and the combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose. ओके, सैंपल का खाली डिजाइन तो आपने कर लिया, लेकिन आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इस डिजाइन पर, इस सैंपल पर मुझे कौन सा एपी या कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, तो ही उसका मतलब है, ठीक है। फिर बोलते हैं द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट सो दैट ऑल एंड ओनली दोज कंडीशन दैट आर रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ प्रोसीजर आर इंक्लूडेड इन द इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। देखो ये क्या कह रहे हैं, डेविएशन, मिसस्टेटमेंट, ये सब क्या है? गलतियां, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जब भी आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो किसी भी सैंपल पर, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज मेरे लिए गलती काउंट होगी और कौन सी नहीं होगी। मानो मेरा स्टैंडर्ड है कि यार 10 रुपए की गलती मैं क्या कर सकती हूँ, टॉलरेट कर सकती हूँ, होगी तो, लेकिन अगर 2% ऊपर या नीचे भी होता है तो इट इज टॉलरेबल टू मी। इसका मतलब 12 रुपए तक अगर जाती है गलती तो वो तुम्हारे लिए क्या है? टॉलरेबल है, इट्स ओके है। लेकिन अगर वो ही 15 की हो जाती है तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी बेटा? एक बहुत बड़ा डेविएशन, बहुत बड़ा मिस स्टेटमेंट काउंट हो जाएगी। तो ऑडिट प्रोसीजर लगाते टाइम तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए गलती कब बनेगी वो चीज, ठीक है। एक होती है भूल और एक होती है गलती। तो यार वो भूल मेरे लिए गलती कब बनेगी, मिस स्टेटमेंट कब मैं काउंट करूंगी, उसे इस बात का तुम्हें पता होना जरूरी है। वरना तो क्या करोगे तुम, छोटी छोटी बातों पे भी क्या करते रहोगे, ध्यान देते रहोगे और शायद बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो कौन सी चीज मेरे लिए गलती काउंट होती है ये मुझे पता होना बहुत ही जरूरी है। In considering the characteristic of population, test of control, the auditor makes an assessment of expected rate of deviation based on understanding of the relevant control or an examination of a small number of items from the population. ये क्या बोल रहे हैं कि आप लोग कैसे समझोगे कि मेरे लिए कितनी बड़ी गलती एक्चुअली में गलती है? आप पहले इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट करके आए होंगे ना, उसके असेसमेंट से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस फर्म में, इस एंटिटी में डेविएशन का रेट क्या हो सकता है, मतलब गलतियां होने का रेट क्या हो सकता है। जहां पर आईसी बहुत अच्छा होगा वहां पर डेविएशन होने के रेट्स क्या होंगे? कम होंगे। जहां पर आईसी खराब मुझे मिला होगा वहां पर डेविएशन होने के रेट्स भी मैं क्या अज्यूम करूंगी कि ज्यादा ही मुझे मिलेंगे। In considering the characteristic of population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value weighted selection is appropriate. अब ये मैम इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो भी आपने ऊपर असेसमेंट किया है उसके बलबूते आप ये तय करोगे कि आपको जो डिजाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड डिजाइनिंग करनी है या वैल्यू वेटेड डिजाइनिंग करनी है। अब ये होते क्या है ये आपको आगे बताया होगा। देखो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, एक सेकंड, सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन, देखो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है मेरे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ओके, बहुत बड़ा अकाउंट है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब उसमें मैं क्या करूंगी, समझो कि मैंने ना उसके अंदर उस पॉपुलेशन को सब डिवाइड कर लिया। कैसे सब डिवाइड किया पता है? जैसे कि मैंने बोला कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले लो, समझो मैंने पैसा, मनी, मॉनेटरी वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक माना है, तो मैंने डिवाइड कर लिया कि ट्रांजैक्शंस व्हिच आर लेस देन 2,50,000 रुपीस, ठीक है। वो सारे ट्रांजैक्शन एक तरफ कर लिए जो 2.5 लाख से कम है।
सेकंड मैंने सब पॉपुलेशन बनाई, वो ट्रांजैक्शन जो 2.5 से 10 लाख के बीच में है, और तीसरी पॉपुलेशन मैंने बनाई जो कि ग्रेटर देन क्या है, 10 लाख के ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे मतलब मैंने पूरी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इन तीनों हिस्सों में से मैं क्या छाटूंगी, सैंपल छाटूंगी। ठीक है, जैसे कि भाई मुझे पता है 2.5 लाख से कम वाले ट्रांजेक्शन है, उनमें से मैंने 3 सैंपल सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, 2.5 से 10 वाले के अंदर से मैंने 4 सैंपल सिलेक्ट कर लिए, और 10 से ऊपर वाले में मैंने ये मानो 5 सैंपल सिलेक्ट कर लिए या 10 सैंपल सिलेक्ट कर लिए। बात समझ में आई क्या? इससे क्या हुआ, सारी पॉपुलेशन में से एक ही कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मैंने 3 हिस्सों में उस पॉपुलेशन को डिवाइड किया, और उन तीनों हिस्सों में से क्या सिलेक्ट किया है, सैंपल सेलेक्ट किया है। तो अब मेरा ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार हर लेवल का ट्रांजैक्शन, हर मॉनेटरी वैल्यू का ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेक होना चाहिए। अब इसके लिए मैंने पूरी पॉपुलेशन को उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या कर लिया, स्ट्रैटिफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, और अब सारे के सारे, ये एक्चुअली क्या, ये जो 3 है ना, इसको तुम बोलते हो स्ट्रेटा। क्या बोलते हो, स्ट्रेटम या स्ट्रेटा। ओके, पूरा का पूरा पॉपुलेशन, और इसके 3 मैंने क्या निकाल लिए, स्ट्रेटम्स निकालिए, स्ट्रेटास निकालिए, और हर स्ट्रेटा में से तुम क्या करते हो, अब उस चीज को सैंपल निकालकर चेक करते हो। ये डिजाइनिंग है। मैंने पूरी पॉपुलेशन को क्या कर दिया बेटा, स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया उसके अंदर। उसकी डिजाइनिंग किस तरह से करी, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और तीनों में सब मैं क्या निकाल रही हूँ, सैंपलिंग कर रही हूँ। ओके, दिस इज द स्ट्रैटिफिकेशन। बात समझ में आया क्या? कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, मैंने यहाँ मॉनेटरी वैल्यू लिया है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तुम और किसी तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि रिस्क। ठीक है, हाई वैल्यू हाई रिस्क ट्रांजेक्शन एक तरफ, लो रिस्क ट्रांजेक्शन एक तरफ। अब कुछ सैंपल हाई रिस्क में से और कुछ सैंपल लो रिस्क में से। ओके, तो देयर कैन बी एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिसके हिसाब से तुम पूरी पॉपुलेशन को क्या कर लो, डिवाइड कर लो, और फिर उसकी क्या करते रहो, चेकिंग करते रहो, सैंपल निकालते हो उसके अंदर से रहो। दैट इज द स्ट्रैटिफिकेशन। ये डिजाइनिंग का क्या है, हिस्सा है। बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं, देखो पढ़ते हैं। और वैल्यू वेटेड अगर मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो पढ़ने से पहले फिर साथ में पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, वैल्यू वेटेड ट्रांजैक्शन का मतलब है जहां पर ना हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं किया कि यार पहले 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर सब में से 2-2 सैंपल निकाल रही हूं, ऐसा नहीं है। यहां मैं डायरेक्ट सैंपलिंग कर रही हूं। किसके हिसाब से, वैल्यू वेट के हिसाब से। किसके हिसाब से, वैल्यू वेट। यार हाई लेवल ट्रांजैक्शंस क्या होता है, यहाँ पर ना ज्यादा चेक होने के चांसेस रहते हैं। दैट इज द सिंपल डिजाइनिंग। ये सिंपल है। जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है कि आप कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसकी चेकिंग करते हो। सैंपल सब में से निकालोगे तुम, और इसमें हम कोई स्ट्रैटम्स डिवाइड नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट वैल्यू वेट के हिसाब से सैंपल निकालते जा रहे हैं कि यार 15 लाख का ट्रांजैक्शन है, क्यूमुलेटिव वेट इसका ज्यादा है, तो इसके हिसाब से तुम क्या कर लो, सैंपल निकाल लो, और ये बात खत्म। ठीक है, लो वाले में से मुझे चाहिए नहीं चाहिए, वो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मैं लो वाले में से भी ट्रांजैक्शन का सैंपल निकालूंगी ही निकालूंगी। दैट इज द वैल्यू वेट, जहां वैल्यू वेटेड ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आप क्या करते हो, सैंपलिंग करते हो, डिजाइनिंग आई मीन करते हो। ओके, तो मेजर समझने की चीज यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, आपको समझ में आया क्या स्ट्रैटिफिकेशन इस एग्जाम्पल से? बोलो, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, सिंपल एंड सोवर। अगर दूसरा लेना है तो रिस्क वाला ले सकते हो, हाई रिस्क एंड लो रिस्क। ओके, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, आप हाईलाइट कर सकते हो, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लेना, each of which is a group of sampling unit which have some similar कैरेक्टरिस्टिक। और जो हर सब पॉपुलेशन होगी ना, 3 सब पॉपुलेशन निकाली थी अपन ने, उन तीनों में कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे पहले वाली में सारे ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से नीचे थे, दूसरी में 2.5 से 5 के बीच में मिलेंगे, और 10 के बीच में, और थर्ड में 10 से ऊपर वाले ही मिलेंगे। तो कोई तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है हर एक सब पॉपुलेशन के अंदर। ईच सब ग्रुप इज कॉल्ड द स्ट्रैटा। मैंने अभी आपको बताया था कि उसको स्ट्रैटा बोला जाता है। Objective of stratification is to reduce the variability of items within each stratum and therefore allow sample size to be reduced without increasing the, पता है क्या क्यों किया जाता है स्ट्रैटिफिकेशन? इन्होंने रीजन दिया है कि स्ट्रैटिफिकेशन का यूज होता क्यों है। एक तो मुझे पूरी पॉपुलेशन दिख रही थी यार, इसमें 10 लाख से ऊपर के भी हैं, 2.5 से 5 वाले भी हैं, 5 से 10 वाले भी हैं, 10 से 15 वाले भी हैं, है ना। और अब तुम ना हर स्ट्रेटा को देखो, ऐसे लग रहा है कि यार एकदम सिमिलर पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को तुमने क्या बना दिया, छोटी छोटी सिमिलर पॉपुलेशन बना दिया। बात समझ में आ रही है ना? उनको एक जैसी चीजों को इकट्ठा करके अब तुमको इजी हो गया, यार सिमिलर पॉपुलेशन है, सैंपल निकालना इजी है। पहले सबको देख रही थी तो लग रहा था कितनी हेट्रोजीनियस है, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है, अलग अलग लेवल के ट्रांजेक्शन है, हेट्रोजीनियस मतलब मुझे वो लग रहा था। ओके, तो होमोजीनियस तुमने बना लिया, छोटा छोटा उसको डिवाइड करके।
When performing test of details, population is often stratified by the monetary value. जैसे अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया ना, अपन ने स्ट्रेटिफिकेशन किसके हिसाब से किया है? मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से। यही बोल रहे हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जनरली मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से किया जाता है। This allow greater effort to be directed to the large value items as they may contain the greatest potential misstatement in the terms of overstatement. Similarly, a population may be stratified according to a particular characteristic that indicate a higher risk of misstatement. उन्होंने एग्जांपल दिया कि मॉनेटरी के अलावा भी तुम रिस्क वाले बेसिस पर भी उसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हो। Result of sample from the units drawn under each subpopulation are projected to the respective stratum. In order to draw an opinion on the overall population, auditor needs to combine the result of all the stratum to check the possible deviation or the risk of material misstatement. ये क्या बोल रहा है कि पहले मैं हर एक पॉपुलेशन में मिलने वाले डेविएशन को क्या करूंगी, फाइंड आउट करूंगी सैंपल की चेकिंग करके, और उनको कंबाइन करके फिर मैं ओवरऑल पर ओपिनियन दे सकती हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर वैल्यू वेटेड। देखो वैल्यू वेटेड, इट्स वेरी इजी, पढ़ते हैं। When performing test of detail, it may be efficient to identify the sampling unit as an individual monetary unit that make up the population. क्या बोल रहा है? वैल्यू वेटेड का मतलब है कि मैं सेम तरह की चीजों को एक जगह इकट्ठा ना करके हर एक यूनिट को एक सैंपल मानूं। जितना भी ट्रांजैक्शन है ना, वो अपने आप में एक एक क्या है, यूनिट है। मतलब मैंने बहुत सारी यूनिट्स को एक नहीं बना दिया, मैंने हर एक यूनिट को क्या रखा है, अलग रखा है। अब उनकी वैल्यू के हिसाब से मैं कोई भी सैंपल सिलेक्ट कर लूंगी। One benefit of this approach is that the audit effort is directed toward the larger value item because they have higher chance of selection. And then this approach may be used in conjunction with the systematic method of the sample selection and is most efficient when selecting items using the random selection. इसको जब आप दूसरी टेक्निक्स के साथ यूज करते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और स्पेशली जब आप रैंडम सिलेक्शन करते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें ना आप कोई भी आइटम को इंडिविजुअल मानकर क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, लेकिन हमेशा ना वैल्यू वेटेड में हाई वैल्यू आइटम्स के सिलेक्शन चांसेस ही ज्यादा रहते हैं। तो दो बहुत सिंपल तरह के डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। ये आपका अलग से भी आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब स्ट्रेटिफिकेशन अलग से भी पूछते हैं, और कभी कभी पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैंपल डिजाइन। तो सैंपल डिजाइन अगर पूछेंगे तो तुम्हें स्ट्रेटिफिकेशन वैल्यू वेटेड दोनों लिखकर आना है। और खाली स्ट्रेटिफिकेशन पूछ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो खाली भी स्ट्रेटिफिकेशन भी लिखकर आ सकते हो। स्टेप नंबर 2 क्या था? मैंने सैंपल डिजाइन कर लिया, मतलब मैंने सब पॉपुलेशंस बना ली, या मैंने वैल्यू वेटेड के हिसाब से पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब पॉपुलेशन तो डिफाइन हो गई, सैंपल तो डिजाइन हो गया, अब फाइनली करना क्या है? सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले ये तो दिमाग में होना चाहिए ना, कितना सेलेक्ट करना है। अरे 3 हिस्सों में पॉपुलेशन बना दी, 2.5 से नीचे, 2.5 से 10 और 10 से ऊपर। अब 2.5 से नीचे वालों में से कितने सैंपल उठाऊं, 10 से ऊपर वालों में से कितने सैंपल उठाऊं? नंबर तो होना चाहिए कोई कि कितना नंबर ऑफ सैंपल मुझे उठाना पड़ेगा। अब ये बताएगा आपको सैंपल साइज क्या होना चाहिए। देखो कभी भी कहीं भी किसी स्टैंडर्ड में, किसी बुक में नहीं लिखा है कि 4 सैंपल साइज सही है, 5 सैंपल साइज सही है, या 6 सैंपल की साइज सही है। ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा है। हमेशा आपको इस तरह से बताया जाएगा कि ये कंडीशन हो जाती है तो सैंपल साइज को बढ़ा दो, और ये कंडीशन हो जाती है तो सैंपल साइज को घटा दो। एग्जैक्ट नंबर आपको कोई डिफाइन कैसे कर सकता है यार? हर एरिया के अंदर ट्रांजैक्शन के नंबर क्या होते हैं, और हर एंटिटी में ट्रांजैक्शन के नंबर क्या होते हैं, हर एंटिटी में रिस्क क्या होता है, हर एंटिटी का नेचर क्या होता है। तो मैं कैसे बताऊं कि 4 सही है, 5 सही है, 6 सही है या 7 स्टैंडर्ड है? कोई डिफाइन नहीं कर सकता। खाली इतना डिफाइन कर सकता है स्टैंडर्ड कि इस केस में आपको सैंपल साइज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और इसमें थोड़ा घटावा भी चल जाएगा। Are you getting what I'm trying to say? Okay, तो अब देखते हैं यहां पर इन्होंने किस तरह से इसको डिफाइन किया। देखो, the auditor shall determine a sample size sufficient to reduce the sampling risk to an acceptably low level। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है। इन्होंने बोला हमें नहीं पता कि ना साइज क्या होना चाहिए सैंपल का, हमें सिर्फ इतना पता है कि किसी भी ऑडिटर को कम से कम इतना सैंपल सिलेक्ट करना ही चाहिए कि उसका जो सैंपलिंग रिस्क है ना वो क्या हो जाए, जीरो। जीरो तो कभी कोई रिस्क हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए, मतलब इतनी गलती को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, उस लेवल पर आ जाए। एटलीस्ट उतना तो सैंपल सिलेक्ट करना ही चाहिए। इसका मतलब सैंपल साइज का क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, कि इतना सैंपल साइज सिलेक्ट होना चाहिए जो सफिशिएंट हो आपके सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस करने के
अंदर। सैंपलिंग रिस्क क्या था बेटे? सही से बोलो, जो तुम कहना चाह रहे हो उसे डिफाइन करो, वर्ड्स में लाओ। बोलो बोलो, सैंपलिंग रिस्क क्या था? कल पढ़ाया था ना? हाँ नहीं नहीं, सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? बोलो बोलो पीछे, सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगी, जल्दी बोलो। मैं चूज करूं क्या बच्चा सैंपल? तुम बताओ ऐसा। हाँ, सैंपलिंग क्या थी? सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। सोनम नहीं, थोड़ा हिंट दूं, याद दिलाऊं? एक तो मैं 100% ट्रांजेक्शन चेक करती तो ओपिनियन देती, और एक में हाँ लेस देन, मतलब सैंपल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर रही हूं और उस पर क्या दे रही हूं? ओपिनियन दे रही हूं। इन दोनों में क्या हो सकता है? इन दोनों में क्या हो सकता है? हो ही सकता है डेफिनेटली। एक तो मैं ओपिनियन देती मेरे 100% ट्रांजेक्शन्स को चेक करके, और एक में ओपिनियन दे रही हूं खाली 2 ट्रांजेक्शन्स को चेक करके, तो इस ओपिनियन में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने चेकिंग किसके द्वारा करी है? सैंपलिंग के द्वारा करी है। ठीक है, तो मेरा जो ये रिस्क है ना, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का जो रिस्क है, ये कम से कम हो जाए। एटलीस्ट इतना सैंपल तो तुमको सेलेक्ट करना ही चाहिए, मतलब इतना सफिशिएंट सैंपलिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो शायद 100% ट्रांजेक्शन तुम चेक करते तो कुछ और होता और अब कुछ और हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए, ये कम हो जाए। अब बोलो क्या बोला मैंने, क्या होता है सैंपलिंग रिस्क? बोलो बोलो। मतलब सैंपल चेकिंग जब मैं कर रही हूँ, हाँ, तो मेरा ओपिनियन क्या है, उसमें जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि भाई वो एक्सेप्टेबल ही नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब तो तुमने ओपिनियन ही क्या दिया है? गलत दिया है। तो इतना सैंपल होना चाहिए कम से कम कि ये जो डिफरेंस है ये क्या आ जाए? मेरे एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए। ओके, अब ये तुम्हारे सैंपल साइज पर डिपेंड करता है कि वो सफिशिएंट है या फिर नहीं। अब देखो, चीजों को ध्यान से सुना करो, है ना? ओके, मैं तुमको रीड कराऊं तो रीड तो कोई भी कर सकता है, शायद तुम्हें याद करने को दूं तो तुम याद भी करके आ जाओगे, और मैं तुम्हें लिखने को दूं तो शायद तुम लिख भी दोगे, पर इन सबसे पहला स्टेप आता है सुनना। ओके, लिसनिंग इज द ग्रेटेस्ट थिंग वन कैन डू। सबसे कॉमन चीज है जो करनी चाहिए और सबसे कॉमन चीज है जो लोग नहीं करते। ओके, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। हमें बचपन से बताया जा रहा है ना, पर बचपन से तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, हमारे माँ बाप भी हमें बहुत कुछ बताते हैं, जल्दी उठो हम कहाँ मानते हैं, है ना? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें बचपन से बताई जाती है पर हम नहीं मानते, लेकिन हमें एक पॉइंट पे जरूर समझ में आती है, तो वो पॉइंट मत आने दो। ओके, जब तुम्हें समझ में आए पहले ही समझ लो। सुनना बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है तुम लॉ, तुम ऑडिट, तुम एसएम, तुम टैक्स या कोई भी चीज फिर से पढ़कर याद कर लोगे? नहीं होगी, नहीं होगी। ऑडिट तो नहीं होगी, देखो, और के सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं, और सच बताऊं तो पता तो है वो भी नहीं होंगे। अगर तुम नहीं सुन रहे हो ठीक से, तुमको याद नहीं होगा। ओके, सुनना इतना, मतलब तुम मानोगे नहीं, क्लास लेना और सुनना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल जो शायद कुछ बच्चों को ना पता भी है। ओके, मेरा ना कॉस्टिंग का एग्जाम था। किसका एग्जाम था? कॉस्टिंग का, इंटर की बात है। ओके, और उसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड। ओके, सो लेबर, मटेरियल, ओवरहेड करके 3 चैप्टर आते हैं और कॉस्टिंग का पेपर था। उससे पहले किसी रीजन से मैं ओवरहेड्स वाला जो चैप्टर था वो आधा ही ले पाई थी। कितना ले पाई थी? आधा ही ले पाई थी। और एक्चुअली मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, तीनों बहुत बड़े चैप्टर है तो ना 2 एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और एक थोड़ा सा
ढीला भी छोड़ जाते हैं तो ठीक है यार कि इन दोनों में से अटेम्प्ट कर लेंगे, वो ऑप्शन में छोड़ देंगे, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आया तो। और मेरे दिमाग में ये चीज सेट थी, और ओवरहेड मेरा कोई खास करा हुआ नहीं था, तो मैंने ओवरहेड को क्या रख रखा था, ऑप्शन में रख रखा था। और लेबर और मटेरियल मतलब मेरे इतने टिप्स पर था कि तुम मुझसे सोते सोते भी क्वेश्चन पूछ लो तो मैं उसका आंसर बता दूंगी, इतना ज्यादा एक्सट्रीम मेरे को अच्छा आता था। एग्जाम हुआ, पेपर आया, मटेरियल का क्वेश्चन आया, ओवरहेड का क्वेश्चन आया। मटेरियल का ऐसा क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया एग्जाम के अंदर, जो मैं 10 बार और चैप्टर पढ़ लेती ना तो भी शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ट्रिकी और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन उन्होंने मटेरियल का डाला। अब वो मेरा इतना शानदार चैप्टर करा हुआ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब मैं करूं क्या। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था ओवरहेड का, और ओवरहेड मेरा करा हुआ नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अभी मिरेकल था या क्या था, आई डोंट नो। जो 3 क्लास मैंने ओवरहेड की ली थी ना, वो क्वेश्चन उस क्लास में से था। वो चैप्टर मैंने एज इट इज छोड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे वो 2 ही चैप्टर करने थे, लेबर और मटेरियल। ओवरहेड मुझे करना नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा सुना हुआ था, वो क्वेश्चन मेरा क्लास में देखा हुआ था। वो क्वेश्चन इतना मुझे याद था, देखा हुआ, कि मुझे उसका आंसर भी कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा था। वो चैप्टर कसम से मैंने नहीं किया था ओवरहेड, तो एकदम छोड़ के गई थी मैं कंप्लीटली। लेकिन वो क्वेश्चन ना मेरा सुना हुआ था क्लास के अंदर। वो जो 2-3 क्लासेस मैंने ओवरहेड की ली थी, वो उसी में कराया हुआ क्वेश्चन था, और वो मेरे को ध्यान में था। 16 नंबर के क्वेश्चन आते थे हमारे उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, तुम्हारे नहीं आते हैं अभी 16 के, पर हम लोग के आते थे। 16 नंबर का क्वेश्चन मैंने मटीरियल और ओवरहेड के ऑप्शन में से कौन सा किया, ओवरहेड का क्वेश्चन। और मेरे को 100% पता था कि मेरा ये 100% सही है, 16 नंबर का एज इट इज। ये है फायदा सुनने का, ये है फायदा क्लासेस लेने का। आपको कौन सी बात कही हुई कब याद आ जाती है ना, आपको पता ही नहीं चलता। मुझे लग रहा था कि यार इतना अच्छा है मेरा मटेरियल ओवरहेड, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता इसमें, पर उन्होंने क्वेश्चन ऐसा डाला, मैं पूरी खत्म हो गई थी लिटरली वो क्वेश्चन देख के कि क्या है, मुझे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं चालू भी कर दूंगी तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी क्वेश्चन, मुझे पता था। लेकिन वो ओवरहेड का क्वेश्चन इतना इजी उन्होंने डाल दिया कि मेरा सिर्फ वो एक बार सुना हुआ था क्लास के अंदर, वो देखा हुआ था, सब सर करा रहे थे, और मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान था। आंसर मतलब एग्जैक्ट नहीं, पर मुझे वो आसम पासम पता था कि हाँ यार यही होना है इसका, और वो मेरा आ भी गया था, तो मुझे पता था 16 नंबर मेरे कहीं नहीं जाने। ऐसा भी होता है, ओके। इसीलिए बोल रही हूँ, लिसनिंग, जो तुम जिस चीज को तुम सबसे हल्के में लेते हो ना, वो सबसे भारी चीज है जिंदगी की, सुनना। ओके, सुनो सबकी, करो अपनी, पर सुनो तो सही। सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग। मेरे नाम का मतलब ही तुम्हें पता है, श्रुति का मतलब क्या होता है, जिसकी सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, यू कैन हियर वेल। एंड मतलब फ्रैंकली मेरे को बोलना भी आता है, हमेशा से आता है, मैं स्कूल टाइम से अच्छा ही बोलती हूँ, लेकिन सुनने की कैपेसिटी ना आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। 4 घंटे कोई स्पीच दे रहा है, क्या आप सुन सकते हो, हमें तो कैपेसिटी नहीं सुन सकते। सो ट्रू, सो ट्रू। लेकिन जो अच्छा बोलता है ना, उसमें पहली आपको क्वालिटी जो मिलेगी ना, वो मिलेगी सुनने की क्वालिटी। और ये जो भी एग्जांपल मैंने दिया आपको, सही में एकदम लाइव एग्जांपल है मेरा खुद का, इंटर का पेपर कॉस्टिंग का। ध्यान से क्लास लेने से ये होता है। कभी कभी आप 10 घंटे जिसको देते हो, उसमें से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तुम चाहे उसको और 10 दे देते ना, तो भी कुछ ना होना उसका। और कभी कभी जो चीज हम छोड़ के जाते हैं ना, खाली अगर हमारी एक बार सुनी हुई भी होती है, और मानो इतना इजी क्वेश्चन उसमें से आ गया कि मेरा तुरंत अटेम्प्ट हो गया वो क्वेश्चन, ओके। तो ऐसा होता है, और ऑडिट में भी ऐसा होता है, लॉ में भी, सब में होता है। मतलब कितनी बार मैंने बच्चों से सुना है, मैम आपने वो बोला था ना, वो याद था, हम एज इट इज लिखा है। जबकि मैं उनको बोलती हूँ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर बता देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें भी रियलाइज नहीं होता कि हाँ यार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं कह देती हूँ कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये है, और वो कभी कभी आ जाता है लेस इंपॉर्टेंट वाला, पर वो सुना हुआ होता है, इसलिए हमें ध्यान रहता है, और हम ब्लैंक नहीं होते। गलत कह रही हूँ क्या? तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? होगा, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है अभी, है ना, बहुत पेपर देने, 8-6 तो इसके देने, और आगे फाइनल के देने। सो थिंग्स हैपन। क्लास ढंग से ले, तुम्हें पता है जब मैं इंटर की क्लासेस लेती थी, फाइनल में तो चलो क्लासेस ही बहुत ही स्ट्रैक्टम्स में होती थी, एक हुई फिर खत्म हुई फिर दूसरी हुई, क्योंकि आर्टिकलशिप स्टार्ट में चलती रहती है। लेकिन ना आईपीसीसी की क्लासेस, इंटर की क्लासेस तो एक साथ, जैसे तुम लोग लेते हो ना, वैसे होती थी हमारी भी, सुबह से लेके शाम तक एकदम। लेकिन फिर भी मैंने ना मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंजॉय किया है, मतलब क्योंकि ना क्लासेस हम जहाँ पे लेते थे, फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सर्कल था हमारा, सबके साथ घूमने जाना, मूवीज देखना, एवरीथिंग, मतलब खूब 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 एंजॉय किया, क्लासेस लेते लेते भी एंजॉय किया। जबकि तुम्हारे जैसे हमारी भी क्लास सुबह 6:30 चालू होती थी मेरी तो, ठीक है, टैक्स की क्लास पहली 6:30, हमारी भी टैक्स की होती थी पहली क्लास, ओके। और सर तो भाई खतरनाक थे एकदम,
डर लगता था मुझे जाते हुए उनके क्लास में। तो 6:30 क्लास चालू होती थी, शाम को SM से खत्म होती थी 7 o'clock शाम को। ओके, संडे की छुट्टी होती थी। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम भी बहुत कुछ कर रहे हो बेटा। ऐसे हमारे बीच में ब्रेक्स होते थे ना, क्योंकि हमको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना पड़ता था। हमारे पास वन रूफ के अंडर सारी क्लास, ऐसी फैसिलिटी थी नहीं भाई कि एक ही जगह सब क्लासेस मिल जाए। तो अलग अलग, कभी किधर कभी किधर कभी किधर ऐसे जाना पड़ता था। सो उसके लिए टाइम ज्यादा जाता था, ऐसा नहीं कि एक लगातार क्लास हो जाती थी। क्लासेस होती थी और हम खूब एंजॉय करते थे। उसके बाद भी संडे को भी कभी कोई क्लास रह गई या छुट्टी होगी किसी क्लास की, तो हमने सबने एक साथ ही मास बंक कर लिया, मूवी देखने चले गए। वी डिड एवरीथिंग। लेकिन एक चीज थी जो मेरी कभी भी नहीं छूटी, वो था जब मैम या सर जब बोल रहे हैं ना, तब मेरा ध्यान कहीं नहीं होता था। ये एक खास बात थी। मतलब मुझे लगता है मेरे ग्रुप में मुझसे ज्यादा फालतू काम, मुझसे ज्यादा मूवीज देखना, मुझसे ज्यादा मस्ती नहीं किया होगा किसी ने भी कभी भी। मैंने मेरे स्कूल में भी बहुत मस्ती करी है, बहुत ज्यादा। हर एक्टिविटी में पार्ट लेना, हर चीज में आगे होना, एवरीथिंग। मैं अभी भी बहुत ज्यादा ना ऐसे फन फ्रेंडली टाइप की पर्सन हूँ। कहीं भी जाते हैं तो एंजॉय करना। लेकिन बस एक ही खास बात थी, जब क्लास लेती थी तो मैं सिर्फ 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 क्लास लेती थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था क्लास का, सच्ची। और बच्चे शायद पढ़ते होंगे रात को बैठ के, मैं नहीं पढ़ी। लेकिन जब क्लास में लेती थी तो मैं सिर्फ क्लास लेती थी। और ये ही मुझे मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला पॉइंट। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ या तो मैं लेक्चर दे रही हूँ, नहीं, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं मेरे कॉन्स भी तो बता रही हूँ ना, कि हाँ सब शायद पढ़ते थे लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शौक था घूमने का, बहुत ही ज्यादा शौक था घूमने का। मैं घूमती थी फ्रेंड्स के साथ इधर उधर, सब शॉपिंग, ये वो सब एवरीथिंग। लेकिन जब क्लास लेती थी ना, तो कोई फोन भी चला रहा है साइड में, पर मैं नहीं चलाती थी। जब क्लास लेती थी तो मैं सिर्फ क्लास लेती थी। तुम ये चीज अप्लाई करके देखो, तुमको इतनी जल्दी तुम्हारे फॉर्मूलाज जो तुम पढ़ते हो अकाउंट्स में और ये सब में, इतनी जल्दी ग्रैब होंगे। जो तुम इसमें पढ़ते हो तुम्हें इतनी जल्दी लर्न होगा। देयर इज अ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस आता है। जब तुम्हें कोई कुछ बताता है ना, तुम्हें हवा में नहीं लेना चाहिए। हम तुम्हारी फेस से निकल चुके ना, हम भी गलतियां कर चुके और कुछ अच्छे काम भी कर चुके, और वो अच्छे काम तुमसे शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब फायदा तो उस चीज का होगा, और वो एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके हाथ में। पर मेरे साथ तो ऐसा खाली कॉस्टिंग में नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है। जो मैं इजी छोड़ के जाती हूँ वो आ जाता है, और जो जिसमें मेहनत करके जाते हैं वो समझ ही नहीं आता क्वेश्चन एग्जाम में। सो छोटी छोटी चीजें भी ना सुननी चाहिए, सुनना तो तुम्हें चाहिए। मैं बहुत बार नोटिस करती हूँ बच्चे ना, मैं कोई टॉपिक बोल रही हूँ, मुझे ऐसे क्लिक करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि भाई जग जाओ, ठीक है, या सुन लो, या मुझे पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ बैठ के तुम्हें पता है विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सामने बैठ के। तुम्हें नहीं पता चलता कि मैम को समझ आ रहा है, बट आता है। पर मैं एक एक बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी एक तो एज भी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें खड़े हो जाओ रे बाहर जाओ, ये सब अच्छा नहीं लगता। ओके, लेकिन यू शुड लिसन। चलो तो आज का प्रवचन लिसनिंग पे था। अब हम चालू करते हैं एक्सटेंट ऑफ सैंपल साइज। मतलब मैं अब अगर 2 सेंटेंस बोल के सबसे पूछ लू ना मैंने क्या बोला, सब अलग आंसर देंगे। कभी भी ट्राई कर लूंगी, चाहे तुम बोलोगे तो। मैं 4 लाइन बोलूंगी, 4 चीज समझाऊंगी, सब अलग आंसर देंगे मैंने क्या समझाया। क्यों? मैं तो सबको एक जैसे समझा रही हूँ। फिर क्यों? क्योंकि सबकी लिसनिंग पावर अलग है, बहुत अलग है। सबकी लिसनिंग कैपेसिटी अलग है, सबके सुनने का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। जैसा मैं, वो गेम नहीं खेला तुमने विस्परिंग, काना फूसी जिसको अपन बोलते हैं अपनी भाषा में, वहां से चालू करते हैं, जब तक वहां तक आता है तब तक तो गोल हो जाती है चीज ही, होती है ना। ये गेम का मतलब ही क्या है? यही होता है, लिसनिंग कैपेसिटी 0। हाँ हाँ हाँ, बस जैसे ही सीरियस में से कुछ ऐसा बोला तो हम उसे ग्रैब करेंगे। चलो हाँ हाँ, बैक टू द फ्लो। क्या हुआ? क्या बोला यश? बोलना। यही बात है तो आगे याद आती है। हाँ सही बात है, कुछ इनमें से कुछ भी याद रह जाए तो भला हो जाए तुम्हारा। चलो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। आखिर कितना सैंपल सेलेक्ट किया जाए, उतना जितना कि मेरे सैंपल रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल लाने में कामयाब हो, उतना सैंपल मुझे सेलेक्ट करना है। लेकिन देखो, इन्होंने 2 केस लिए हैं। जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हो, इसका मतलब जब आप क्या चेक कर रहे हो, इंटरनल कंट्रोल, तब भी तो सैंपलिंग करनी पड़ेगी ना। और एक जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इसका मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, पीएनएल बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स चेक कर रहे हो, तब जो आप सैंपल छांटते हो उसके अंदर। तो पहले बताया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, पढ़ेंगे।
एंड इंक्रीज, ये सब जो दिया हुआ है ना ये कंडीशंस है, ये क्या है, कंडीशंस है। पहली कंडीशन, एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, इस कंडीशन क्या है, एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल। इसका मतलब मेरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में मुझे जितने ज्यादा कंट्रोल्स को चेक करने की इच्छा है उतना ज्यादा ही मेरा सैंपल साइज इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब मैं चाहती हूं कि ना 1000 कंट्रोल्स कंपनी में लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, ध्यान से बताओ कितने लगे हुए हैं, 1000 कंट्रोल्स कंपनी में लगे हुए हैं। मेरे दिमाग में, मेरी डिजाइनिंग में ये है कि इनके अंदर से कम मुझे 90% कंट्रोल्स को असेस करना ही करना है, तो मेरा सैंपल साइज उसके अकॉर्डिंग होगा। अब अगर मेरा प्रोसीजर कहता है कि मुझे 80% कंट्रोल को असेस करना है तो मेरा सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा, और मेरा असेसमेंट कहता है कि मुझे 100% कंट्रोल को असेस करना है, चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, तो मेरा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने कंट्रोल्स को तुम चेक करना चाहते हो उतना ही तुम्हारा सैंपल साइज क्या होता जाएगा, एरो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, इंक्रीज होता जाएगा। एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। अब ये क्या शब्द है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था कि यार ये है एक्स, एक्स का मतलब है समझो कि 10 मेरा स्टैंडर्ड है, और मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि अगर 10% जो गलतियां हैं, 10% जो डेविएशन है वो इधर या उधर हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 100 रुपए की चीज है 110 हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 90 हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 10% मेरा क्या है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है। ओके, ये क्या कहता है, जितना तुम्हारा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा उतना ही तुम्हारा सैंपल साइज, तुम बताओ सही है कि गलत है, तुम ये देखो मत यार, तुम अपना दिमाग लगा के बताओ, जितना ज्यादा मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा उतना ही मेरा सैंपल साइज, क्यों उल्टा कह रहे हो, टॉलरेबल है तो ठीक है, हाँ टॉलरेबल। देखो कभी कभी ना बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं मैम जितना डेविएशन बढ़ता जाएगा उतना तो सैंपल साइज बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, ये डेविएशन बढ़ने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है टॉलरेबल डेविएशन बढ़ने की। इसका मतलब मुझे जो उसका रिस्क असेसमेंट लगाकर जो इंटरनल कंट्रोल थे ना वो स्ट्रांग लगे होंगे, है ना, कि ठीक है यार इतने स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल है तो अगर गलतियां थोड़ा 10% हो भी जाएगी तो मुझे चलेगा, दूसरी एंटिटी में मुझे और स्ट्रांग मिले, मैंने कहा 20% डेविएशन हो जाएगा तो भी चलेगा, इस एंटिटी में मुझे बहुत ही घटिया इंटरनल कंट्रोल मिले, मैं बोल रही हूँ 5% भी होगा ना तो भी मुझे नहीं चलेगा। तो जितना ज्यादा तुम्हारा टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा गलतियों को लेकर उतना ही तुम्हारा सैंपल साइज क्या होता जाएगा, बल्कि कम होता जाएगा। आगे देखो, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का मतलब है तुम्हारी रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है उस पर। ओके, आगे, एंड इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड। अब ये दूसरी बात कह रहा है, वहां उसने बोला टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, यहां बोल रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। ये क्या होता है, मतलब तुम्हें गलतियां होने की कितनी उम्मीद है, चांसेस कितने लग रहे हैं, तो यार जहां पर चांसेस ज्यादा लगेंगे वहां पे मैं ऑब्वियसली सैंपल क्या लूंगी, ज्यादा ही लूंगी, और जिस एंटिटी में मुझे चांसेस कम लगेंगे वहां पे मैं ऑब्वियसली सैंपल साइज क्या रखूंगी, मेरा कम ही रखूंगी। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में तुम हमेशा सैंपल साइज बढ़ाते हो, और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अगर बढ़ता है तो तुम्हारा सैंपल साइज घटता जाता है। एंड इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation in the population। ये पढ़ो, मुझे बताओ क्या बोल रहा है, समझाओ क्या बढ़ाने क्या घटाने की क्या बोल रही है। बहुत सिंपल बात बोल रहा है, हाईलाइट तो मैंने कर दिया है जो बात मैं बताना चाहती हूँ। बोलो, पढ़ लिया, अब बोलो, ट्राई ट्राई ट्राई।
यहाँ क्या बढ़ाना चाह रहा है वो? अश्योरेंस लेवल बढ़ाना चाह रहा है, तो सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा उसे? अरे मुझे जितना ज्यादा अश्योरेंस लेवल बढ़ाना है मेरा, उतना ही ज्यादा चेकिंग मुझे करना पड़ेगा। मानो मुझे एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना है, तो चेकिंग कैसे करनी पड़ेगी? 100% चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तुम्हें रीजनेबल अश्योरेंस देना है तो चेकिंग तुमने थोड़ी सी क्या कर दी? कम कर दी। जब तुम्हें लिमिटेड अश्योरेंस देना था, तुमको चेकिंग और करनी क्या थी? कम करनी थी। मुझे मेरा अश्योरेंस लेवल जितना बढ़ाना होगा, उतनी ही ज्यादा मुझे क्या करनी पड़ेगी? चेकिंग करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा मेरा डिजायर लेवल ऑफ अश्योरेंस है, मैं कितना अश्योरेंस देना चाहती हूँ, उतना ही सैंपल साइज मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मुझे ना 70% श्योरिटी लेनी है कि यार सब कुछ सही है, तुम सैंपल साइज उसके हिसाब से करोगे। मुझे 80% श्योरिटी लेनी है, तो सैंपल साइज क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। जितना तुम्हारी इच्छा है अश्योरेंस लेने की और देने की, उतना ही तुम्हें सैंपल साइज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये 5 पॉइंट इन्होंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए दिए हैं। सेम पॉइंट्स इन्होंने किसके लिए दिए हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए भी दिए, खाली वहां पर कंट्रोल की जगह डिटेल्स का वर्ड यूज किया गया। थोड़ा देखते हैं। जब तुम टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो तो क्या होता है? एन इंक्रीज इन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब ऑडिटर ने टीओडी लगाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, तो उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता गया? बढ़ता गया। तो अब सैंपल साइज क्या होता जाएगा? अरे जितना रिस्क बढ़ता जाएगा, मेरा सैंपल साइज मेरा उतना ही बढ़ता जाएगा। एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर डायरेक्टेड एट द सेम असर्शन। देखो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है, मैं सेल्स वाले अकाउंट पर, ठीक है, या फिर मैं डेटर वाले अकाउंट पर एक तो 4 प्रोसीजर लगा रही हूं। समझना, डेटर वाले अकाउंट में से मैंने 2 सैंपल निकाले और उन पर 4 प्रोसीजर लगाए दोनों पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? मैं डेटर वाले अकाउंट में से सैंपल निकाल रही हूं 10 और प्रोसीजर लगा रही हूं उन पर 1। इसका मतलब जब तुम कम सैंपल पर ज्यादा प्रोसीजर्स लगाते हो, जब तुम एक ही चीज पर ज्यादा प्रोसीजर्स लगाते हो, तो तुम सैंपल साइज को क्या रख सकते हो? कम रख सकते हो। जब तुम प्रोसीजर एक ही लगा रहे हो ना, तुम्हें सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि तुम्हें श्योरिटी तब आएगी। और एक मैंने ना 2 चीज को हर तरह से हर प्रोसीजर लगा के क्या कर लिया? चेक कर लिया, तो मुझे श्योरिटी लेवल मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? जब तुम एक ही असर्शन पर, एक ही एरिया पर ज्यादा प्रोसीजर्स लगाते हो, तुम्हारा साइज ऑफ सैंपल क्या हो सकता है? कम हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? क्या कहना चाह रहा है? तुम 2 चीज पर 10 प्रोसीजर लगा लो, या तुम 10 चीज पर 1 प्रोसीजर लगा लो, वो एक ही बात है। ओके, आगे सेम टू सेम है ये। इंक्रीज इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। जितना एश्योरेंस लेना है उतना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। आपके टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट में इंक्रीज है। वो जैसे ऊपर डेविएशन वर्ड दिया हुआ था, एक्चुअली क्या होता है ना, कंट्रोल क्या है? प्रोसीजर है, उसमें गलती नहीं हो सकती, उसमें डेविएशन हो सकता है। कोई नंबर होता है क्या प्रोसीजर का कि यार 2 रुपए की गलती है, 3 रुपए की गलती है? वो तो प्रोसीजर है। इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस। लेकिन बैलेंस शीट पीएनएल में क्या होता है? नंबर्स होते हैं। इसलिए यहां वर्ड यूज किया जाता है मिस स्टेटमेंट, वहां वर्ड यूज किया जाता है डेविएशन। बात दोनों एक ही है। यहां पर टॉलरेबल रेट मेरा बढ़ता जाएगा, सैंपल साइज मेरा घटता जाएगा। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, जो ऊपर दिया हुआ था ना एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डेविएशन, यहां दिया हुआ है अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट। जितनी गलती मेरी बढ़ती जाएगी, उतनी ही मेरा सैंपल साइज भी बढ़ता जाएगा। और स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन व्हेन एप्रोप्रिएट, डिक्रीज होता जाएगा। देखो डेफिनेट सी बात है, जितनी सब पॉपुलेशन तुम बनाते जाओगे, उन हर पॉपुलेशन में से तुम्हें एक एक सैंपल निकालना पड़ेगा। और एक तुम पूरी पॉपुलेशन में से 50 सैंपल निकालते, ठीक है। तो जितना स्ट्रैटिफिकेशन करते जाओगे, उतना सैंपल साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये टेबल ना आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए, टीओसी और टीओडी दोनों की। ये है आपका सैंपल साइज। तुम्हारे बैच के अंदर तो कोई फेस्टिवल ही नहीं आ रहा है यार। देयर इज नो फेस्टिवल। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा वो कोल्ड सीजन होता है। मतलब कोल्ड का मतलब ठंड वाला बात नहीं कर रही मैं, और ठंडा टाइप का सीजन है, कोई फेस्टिवल नहीं है क्या? न्यू ईयर, हाँ न्यू ईयर तो आ रहा है, पर न्यू ईयर का क्या करें अपन? जनरली और भी बहुत सारे फेस्टिवल आते तो फिर भी हो जाता है न्यू ईयर का। चलो हाँ, तो न्यू ईयर का सेलिब्रेट करो। न्यू ईयर आ रहा है, हाँ करेक्ट, न्यू ईयर तो आ रही है। तुम्हें दिमाग में नहीं रही न्यू ईयर वाली बात? तो हाँ, घर पे 31 की छुट्टी,
संडे क्या करते इसका? मंडे 31 का संडे है इस बार। वाओ, हमें भी छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी मतलब। क्यों क्यों तुम्हें क्लास में भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन के चांसेस लाइफ में बहुत कम मिलते हैं, खुद को ही बनाने पड़ते हैं। क्या क्यों नहीं करते तुम? हाँ, तुम्हें इतना पढ़ने का शौक है सबको। मतलब कौन है यहाँ पे इतना पढ़ाई करने वाला जिसको ना ऐसे सेलिब्रेशंस में शौक नहीं है बिल्कुल। तुम्हारे तो एक्चुअली पूरे बैच में कुछ नहीं है। कब चालू हुआ था तुम्हारा बैच मुझे याद नहीं, बीच में कुछ नहीं, दिवाली आई होगी एक और, तो क्या ही आया है, वो अपन कोई स्कूल तो है नहीं जो सेलिब्रेट करते हैं। सो मौके खुद को ढूंढने पड़ते हैं कि ना सेलिब्रेशन कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। हाँ बोलो, 1 तारीख को भी छुट्टी ले लो मैडम, सेलिब्रेशन हो गया हमारा, तो जिंदगी यही सेलिब्रेशन है, सोए जाके घर पे। नितिन सर को तो बाद में बोलोगे ना, पहले तो खुद पढ़ो, खुद सेलिब्रेशन का वो करो, डिजाइनिंग कि ना नो न्यू ईयर सेलिब्रेशन एट ऑल। ओके नहीं, सर तो नो नहीं कह सकते, दिस इज तो नॉट पॉसिबल। वो मैं वही तो कह रही हूँ, वो डिजाइनिंग पावर आपके हाथ में होना चाहिए। तो व्हाई यू हैव टू गो आउट? वो तो तुम कभी भी यू कैन गो ना, संडे को भी यू कैन गो। व्हाई यू हैव टू गो आउट? मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ। यू कैन सेलिब्रेट न्यू ईयर, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अब क्या क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते? कर तो सकते हैं, मतलब किसी की ज्यादा कोई इच्छा नहीं होती कि करें। सैंटा ऑफिसेज में ना एक क्रिसमस पे एक गेम होता है। गेम क्या होता है, मतलब ऐसे रूल ही होता है ऑलमोस्ट हर अच्छे ऑफिस में, सीक्रेट सैंटा करके, है ना। सो सीक्रेट सैंटा मस्त होता है यार वो, मतलब उसके अंदर जैसे समझो तुम सब हो, ओके, तो तुम सबके नाम की चिट्स बना दी और चिट्स को जंगल कर दिया और उसके बाद एक एक बच्चे को चिट दे दी। अब उस चिट में जिसका भी नाम होगा ना, वो पर्सन उसे क्या देगा, गिफ्ट देगा, ठीक है। सो सबको गिफ्ट मिलता है और किसी को पता नहीं होता दिया किसने है, मतलब आप नाम मेंशन नहीं करते उसपे कि मैंने दिया है भाई तेरे को गिफ्ट। बस जैसे समझो कि ना सोनम की चिट में ना मेरा नाम आया, ओके, तो सोनम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगी पैक करके और उस पे लिखेगी टू श्रुति, पर मुझे ये नहीं पता कि ये दिया किसने है, पर सबके नाम के गिफ्ट आ जाते हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफिस में जनरली, बड़ा मजा आता है यार, अच्छे अच्छे गिफ्ट भी आते हैं, कोई अच्छे लोग के पास चली जाती है ना चिट तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी आते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच पीपल कैन डू। मैम गिफ्ट, और वो भी इनको बिल्कुल नहीं। एक होता है थैंक्स गिविंग, मतलब ऑफिसेज में ना दिवाली तो बनाते एक दिन की और ये क्रिसमस बनता है 5-5 दिन। फॉरेन बेस्ड में नहीं, ये कल्चर ही हो गया है कॉर्पोरेट के अंदर कि ना दे डू ऑल दीज थिंग्स। दिवाली भी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे जब ना मुंबई पुणे में, पुणे जॉब करती थी ना, वहां गणपति तो वाज लाइक क्या 8 दिन का 10 दिन का गणपति हमारे ऑफिस में सेलिब्रेट हुआ था, शानदार एकदम। 10 दिन ऐसे लग रहा था ऑफिस में फेस्टिवल चल रहा है। सो जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे सेलिब्रेट किए जाते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ यार, फटाफट पास करो, कहाँ तुम टाइम मशीन। बेटा टाइम चलेगा नहीं, अभी तुम ना जनवरी जा रहे हो तो टाइम भागेगा तुम्हारा, तुम्हें लगेगा रुक जाओ भाई, टाइम टाइम मशीन से भी तेज भागेगा। जैन तो नहीं, 28 फरवरी के आसपास से भागेगा। हाँ फेब तक नहीं, 15-16 फरवरी तक नहीं लगता, इतना फील नहीं होता है, उसके बाद अचानक फील होना चालू हो जाता है और फिर वो एग्जाम वाले दिन तक ही चलता है। पर तुम्हारा तो इस बार डिले, अच्छा हाँ हाँ, ये तुम्हारे ये भी तो लफड़ा है मोदी जी, तुम्हारा तो फरवरी के बाद ही भागेगा फिर तो। अरे क्या डिले तो होगा ही। ऑप्टिमिस्टिक क्या है इसमें, अच्छा एग्जाम मई में हो जाएंगे तो बढ़िया बात है, खत्म होंगे ओके। हाँ होना तो वैसा ही है जिसका जैसा होना है पेपर, मई और जून का कोई फर्क नहीं है। चलो ओके 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 ओके, अरे बस चलो सैंपल सिलेक्शन मेथड्स करेंगे। ए शांति, अब ये जो है इसमें पॉइंटर्स वाला क्वेश्चन बनता है,
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट सम सैंपल सिलेक्शन मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के, कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं, सारे ही बहुत इजी है, पॉइंटर वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम समझ सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सॉरी रैंडम सिलेक्शन। पहले सबके नाम देखो, पहला है रैंडम सिलेक्शन, दूसरा है सिस्टमैटिक सिलेक्शन, तीसरा है मॉनिटरी सैंपलिंग, चौथा है हैपहैज़र्ड सिलेक्शन और पांचवा है ब्लॉक सिलेक्शन। 5 तरीके हैं बेटा सैंपल को सिलेक्ट करने के, वेरी वेरी इजी सारे के सारे, सो इजी, सो एलिगेंट, जस्ट यू विल फील लाइक वाओ, इतना इजी भी हो सकता है चलो, रैंडम सिलेक्शन क्या होता है बेटा, बताने की जरूरत मुझे होनी नहीं चाहिए। जब आप किसी भी आइटम को 100% चांस देते हो सिलेक्ट होने का, सबके पास इक्वल चांस सिलेक्ट होने का, और रैंडमली किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हो, दैट इज द रैंडम सिलेक्शन। लेकिन रैंडम सिलेक्शन को यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बांटा हुआ है। This method of sampling ensure that all items within a population stand an equal chance of selection by the use of random number. उसके बाद रैंडम सैंपलिंग इंक्लूड्स 2 वेरी पॉपुलर मेथड्स। 2 तरह से रैंडम सैंपलिंग करी जाती है, एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जैसे आपके हाउसी में टाइप में होता है, ठीक है, और एक है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। सिंपल का मतलब है अंडर दिस मेथड ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अभी आप जस्ट पढ़ के आए ना स्ट्रैटिफाइड और वैल्यूएटेड, उसी की बात यहाँ करी गई है। सिंपल का तो मतलब है हर एक यूनिट अपने आप में एक यूनिट है, सबको इक्वल चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का, ओके। This method is considered appropriate provided the population is sampled consists of a reasonably similar unit। जहां पर homogeneous population होती है वहां पर random sampling की सिंपल वाली ज्यादा काम में आती है कि यार सब में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एक जैसा ही मिलेगा ऑलमोस्ट। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड का मतलब है जहां पे आप अपनी पॉपुलेशन को सेपरेट ग्रुप्स में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, जिसको आप बोलते हो स्ट्रैटा, और उसके बाद सैंपल लेते हो हर एक स्ट्रैटा के अंदर से। लेकिन हर एक स्ट्रैटा के अंदर से भी सैंपल कैसा लेते हो तुम, रैंडम। कैसा ले रहे हो, रैंडम, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, रैंडम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसी इन्होंने सेम वो एग्जांपल ले रखा है जो अपन ने थोड़ी देर पहले दिया था कि बैलेंसेस जो कि 10 लाख से ज्यादा है, फिर कम कम और 1 लाख से भी कम, ठीक है। अब इन सारे के अंदर से तुम कोई भी रैंडम सिलेक्शन दो सैंपल सिलेक्ट कर लोगे। बात समझ में आ गई क्या? तो रैंडम सिलेक्शन क्या होता है, तुमने सबको इक्वल चांस दिया है और कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो सबको इक्वल मानो और एक सब पॉपुलेशन को छोटी छोटी पॉपुलेशन में डिवाइड कर लो और उस सब में से, सब पॉपुलेशन में से फिर कुछ कुछ सेलेक्ट कर लो। रैंडम सिलेक्शन इजी वन। उसके बाद क्या है अगला, सिस्टमैटिक सिलेक्शन। देखो सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या होता है, और तुमने एपीजीपी पढ़ा है, एपीजीपी है ना, वैसा ही कुछ है। सिस्टमैटिक सिलेक्शन का मतलब है मैंने सैंपल सिलेक्ट किया है, जैसे कि हर 50वां, हर 10वीं यूनिट मेरा सैंपल है, हर 50th यूनिट मेरा सैंपल है, या फिर हर 100th यूनिट मेरा सैंपल है, ठीक है। एक तरीका बना दिया ना, रैंडम तो नहीं हुआ, रैंडम कहां हुआ, एक तरीका उस पे सेट कर दिया। कोई भी तरीका हो सकता है वो, हर 50वीं यूनिट, हर 100वीं यूनिट, हर 10वीं यूनिट, एनीथिंग इट कैन बी। तो लेकिन देयर इज अ सिस्टम जिसके हिसाब से तुम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज अ सिस्टमैटिक सिलेक्शन। द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट इन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिविंग अ सैंपल इंटरवल। इंटरवल तुमने डाल दिया ना, 50 पे इंटरवल आ गया, 10 पे इंटरवल आ गया, या 100 पे इंटरवल आ गया। For example 50 and having determined a starting point with first 50, each 50th unit will be your sample। मैंने बोला पहली यूनिट मेरा सैंपल है, इसके बाद हर 50वीं यूनिट मेरा सैंपल होती जाएगी। Although starting point may be determined haphazardly, sample is more likely to be truly random if it is determined by the use of computerized random number generator or a random number tables। मतलब इसको कंप्यूटराइज्ड वे से भी रैंडम नंबर निकाल सकते हो, पहला कोई भी नंबर निकाल लिया मतलब पहला। अब इसके बाद लेकिन क्या लगेगा, सिस्टम लगेगा, 50वां 100वां या जो भी। फिर आता है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। ये तो बहुत इजी है, जिसमें आप वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करते हो कि यार 2.5 लाख से ऊपर वाले में से मुझे कोई भी सैंपल निकालना है, मतलब वैल्यू के वेट के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो। उसके बाद है हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड सिलेक्शन क्या है, देखो पढ़ो। Samples are selected without following a structured technique। लेकिन although no technique is used, the auditor would nonetheless avoid any conscious bias or predictability and thus attempt to ensure that all items have an equal chance of selection। Haphazard selection is not appropriate when using the statistical sampling, ठीक है, it is kind of random sampling।
ठीक है, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते, आप हैपहैज़र्डली सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने कोई सिस्टम नहीं लगा रखा 50वां 100वां 10वां, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और कभी कभी बस आप ये कोशिश करते हो कि मैं बायस ना हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं रैंडम सैम्पलिंग जैसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और लास्ट आता है ब्लॉक सिलेक्शन। देखो ब्लॉक सिलेक्शन में तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, समझो कि ना एक अकाउंट में 100 ट्रांजेक्शन है, कितने 100, मैंने ना 100 में से 10-10 के ग्रुप बना लिए, कितने के बना लिए, कितने ग्रुप बनेंगे 10-10 के, 10-10 के कितने ग्रुप बनेंगे, और जो ये 10-10 का ग्रुप बनाया ना ये सिक्वेंशियल है, मतलब पहले ट्रांजेक्शन से लेकर 10 ट्रांजेक्शन का एक ग्रुप, 11वें से लेकर, हाँ मतलब कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने सीक्वेंशियल क्या बना लिए, क्लस्टर्स बना लिए, ग्रुप्स बना लिए। अब उन क्लस्टर्स में से क्या छाटोगे, सैंपल छाटोगे, दैट इज द ब्लॉक सिलेक्शन। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द कंटीजियस आइटम फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। ब्लॉक सिलेक्शन के देखो वैसे सही है क्या सिलेक्शन, ये नहीं है, ये पहले यूज होता था, ये अब इतना यूज नहीं होता है। Block selection cannot ordinarily be used in audit sampling because most population are structured such that items in a sequence can be expected to have a similar characteristic, but different characteristic from items elsewhere in the population. In some circumstance, it may be appropriate audit procedure to examine a block of item. It would rarely be an appropriate sample selection technique. ये जो selection technique है ना, इसको appropriate नहीं माना जाता है, क्योंकि generally क्या होता है कि तुम बोल रहे हो कि यार इसको एक क्या बना लो, ब्लॉक बना लो, पर एक साथ जब ट्रांजैक्शन होते हैं ना, हमेशा सिमिलर ट्रांजैक्शन ज्यादा साथ में होते हैं। ओके, तो जो हेट्रोजेनिटी है उसमें से तुमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, ये भी हो सकता है। तो तुम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जब सेलेक्ट करते हो ना, वो ज्यादा बेहतर होता है, बशर्ते कब कर रहे हो तुम, उसको ब्लॉक बनाकर सेलेक्ट कर रहे हो कंटिन्यूअस आइटम के टाइप के अंदर, ठीक है, दैट इज द ब्लॉक सिलेक्शन। इतना ही है ना, इतना ही है ना, ये आगे भी है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इतना ही है। तुम्हारा आज का होमवर्क जो मैंने पढ़ा दिया है उसे पढ़ के आना, ये 3 पॉइंट। सर्टिफिकेशन पढ़ा दिया ना, पीछे सर्टिफिकेशन पढ़ाया है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की अपन ने बात करी थी, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, याद है कि मैंने क्या बताया था, डेविएशन वर्ड यूज होता है कंट्रोल्स के अंदर और मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज होता है डिटेल्स, मतलब आप जब फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो उसके अंदर, बात दोनों एक ही होती है। कल आपका सैंपलिंग खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूं क्या आज, और आधे घंटा लेके, तुम बोलोगे तो 1 मिनट का ब्रेक दे सकती हूँ, आधे घंटा लेके खत्म कर दो सैंपलिंग, कल नया चीज चालू करेंगे। फिर क्या होगा, आधा लेक्चर सैंपलिंग का बनेगा, आधा लेक्चर किसी और का बनेगा बिना बात में। ठीक है, कर सकते हैं खत्म। जागो मोहन प्यारे, क्या पढ़ा तेरी बुक पे, क्या कर रहा है इसका, नहीं बट बड़ा है वो, उसको सही लिखा होगा उसको डाल यार, बारिश का वो बता रखा है 2 दिन बाद फॉरकास्ट, इतनी ठंड तो पहले ही हो रही है राजस्थान में, क्या है तो फिर तो दिसंबर जैसा लग रहा है, तो नहीं लग रहा तुम्हें, तुम्हें पढ़ा के ना तुम्हारा दिमाग गर्म कर दिया गया है तुम्हें ठंड ही नहीं लग रही, बताओ, यहाँ पे हाथ काम नहीं कर रहे मेरे हाँ वैसी तो नहीं है, लेकिन अभी सुबह न्यूज़पेपर देखा मैंने, मतलब वो गुलमर्ग का दिखा रहे थे उसके अंदर कि ना स्नो एकदम शानदार स्नो से ढका हुआ है गुलमर्ग, मैंने कहा यार क्या है यार, यहाँ पे लोग स्नो के मजे ले रहे हैं और बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, तुम्हारी याद आ गई है तुमसे तुम न्यू ईयर तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्लास में, तुम गुलमर्ग क्या जाओगे तो घर पे बोलो ना कि क्लास है यार, शिट मैं आई कैन नॉट से दिस इन ऑनलाइन क्लास। ये देखो 31 को रुक के 29 का मुझे हो गया, मैं क्या बोलूं, किससे क्या बात करूं, क्या 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 दिन पे तुम 12 बजे सो जाते थे, मुझे बच जा रही है 5 बजे, ये तो सेलिब्रेशन तो दिन में ही होगा यार, 5 बजे तक मैं पूछ सकती हूं, हाँ मतलब दैट्स आल्सो सेलिब्रेशन,
अभी ऐसे रात को 12 बजे वाला सेलिब्रेशन करने के लिए तो लाइक मुझे भी बहुत बार पूछना पड़ेगा घर पे कि ऐसा कर लें क्या। चलो 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 करेंगे करेंगे, विल सेलिब्रेट न्यू ईयर, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली विल डू, ठीक है। ऐसे साल अच्छा चालू होगा तभी तो जून अच्छा जाएगा, फिर तभी तुम्हारा सितंबर वाला रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो शुरुआत अच्छी करो, अंजाम तो अच्छा ही होगा। चलो, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। देखो तुमने सैंपल की डिजाइन देख ली, कर लिया, उसके बाद उसका साइज भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सैंपल को भी सिलेक्ट। अब सैंपल पर लगाना क्या है, ऑडिट प्रोसीजर लगाकर फिर हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन, और फिर हम क्या दे देंगे हमारा यस। ओके, तो अब सारा काम हो गया है, सैंपल सिलेक्ट कर लिया है, अब फाइनली मुझे मेरा क्या लगाना है, सैंपल पर प्रोसीजर लगाना है। जैसे कि मैंने तुम्हें याद दिलाया था स्टार्टिंग में कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मानो कि मेरे को लगाना है। अब तुमने सैंपल सिलेक्ट तो कर लिए, अब उस पर क्या लगाओगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाओगे। अब उस पर इंक्वायरी लगाएंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाएंगे, उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे, उस पर जितने भी प्रोसीजर्स तुमने पढ़ रखे हैं ऑडिट के वो सारे हम अप्लाई करने वाले हैं। चलो, यही बोला है बस इसने इसके अंदर कि अब तुमको क्या अप्लाई करना है, इस पर प्रोसीजर अप्लाई करना है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंक्वायरी, इट कैन बी इंस्पेक्शन, इट कैन बी ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनीथिंग। ओके, चलो, द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। जो सेलेक्ट किया है उस पर क्या लगा दो, प्रोसीजर लगा दो। The procedure is not applicable to the selected item. The auditor shall perform the procedure on a replacement item. कभी कभी क्या होता है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ना कभी कभी कोई सैंपल ऐसा सेलेक्ट हो जाता है जिस पर हमारे मन चाहा प्रोसीजर नहीं लग पाता। तो अब क्या करें, कोशिश करो कि उस आइटम की जगह तुम क्या कर दो, कोई रिप्लेसमेंट आइटम ले आओ। दुनिया भर के ट्रांजैक्शन थे ना, उस पर नहीं लग पा रहा तो किसी और पर अप्लाई करने की कोशिश करो, मतलब उस सैंपल को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। If the auditor is unable to apply the designed AP or suitable alternative procedure to a selected item, the auditor shall treat that item as a deviation from the prescribed control in the case of TOC and misstatement in the case of TOD. देखो ये क्या बोल रहा है, तुम रिप्लेसमेंट तो कर सकते हो या तुम कोई और प्रोसीजर लगा सकते हो। अगर ओरिजिनल आइटम पर ओरिजिनल प्रोसीजर नहीं लग पाया तो या तो आइटम बदल दो या तुम प्रोसीजर बदल दो। लेकिन देखो वैसे देखा जाए तो अगर उस ओरिजिनल आइटम पर वो प्रोसीजर नहीं लग पाया तो एक तरह से ये डेविएशन है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी ना, तो तुम्हारा प्रोसीजर उस पर नहीं लग पाया। तो अगर कंट्रोल पर नहीं लग पाया तो वो डेविएशन है, और डिटेल्स पर नहीं लग पाया तो वो मिसस्टेटमेंट है। तुम्हें उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि यार मैं दूसरा आइटम तो देख लूंगा लेकिन ये आइटम भी ध्यान में रखूंगा क्योंकि इस पर मेरा प्रोसीजर लगा नहीं था, तो ये मैंने डेविएशन की जैसे इसको ट्रीट किया है। The auditor shall investigate the nature and the cause of deviation or misstatement. अब मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर इस पर मेरा प्रोसीजर क्यों नहीं लग पाया। ये मेरे लिए ना एक पॉइंट ऑफ डाउट हो गया, एक तरह से लग जाता तो बढ़िया बात हो जाती, नहीं लगा तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक पॉइंट ऑफ डाउट बन गया। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भी डेविएशन तुमको मिला है, जो भी गलतियां तुमको मिली है, उसका नेचर और कॉज क्या हो सकता है। ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ एनी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द प्रोसीजर एंड ऑन द अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट। जो भी डेविएशन या जो भी गलती तुमको मिली थी, देखो ये दोनों वर्ड ना हमेशा साथ आएंगे, ठीक है, तुम अपने आप समझ जाना कि डेविएशन टीओसी के लिए है और मिस स्टेटमेंट टीओडी के लिए है। तो जो भी डेविएशन, जो भी गलतियां तुमको मिली है, तुमको देखना तो पड़ेगा ना भाई कि इस गलती का या इस डेविएशन का असर बाकी एरियाज पर भी पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा। In the extremely rare circumstance when auditor consider a misstatement or deviation to be an anomaly, the auditor shall obtain a high degree of certainty that such misstatement or deviation is not representative of the population. अकाउंट्स के अंदर जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं या सुपर प्रॉफिट निकालते हैं गुडविल के अंदर, हमेशा एबनॉर्मल आइटम को क्या करते हो, लेस करते हो कि नहीं करते हो। एबनॉर्मल आइटम्स हमेशा ही नॉर्मल चीजों से क्या होते हैं, अलग होते, मतलब आप उसको लेस करके ही क्या निकालते हो, फॉर्मूला लगाते हो। क्यों, बिकॉज दे आर एबनॉर्मल आइटम्स। ओके, अब क्या बोला है इन्होंने कि मानो कोई सैंपल तुमने सेलेक्ट किया और उस पर प्रोसीजर नहीं लग पाया, ठीक है, हो सकता है कि वो आइटम ही क्या निकले, अब नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि वो कोई डेविएशन था या वो कोई गलती है या वो कोई बहुत बड़ी मिस स्टेटमेंट है, वो आइटम ही अपने आप में क्या था, एबनॉर्मल था। इसका मतलब उसका असर बाकी चीजों पर
नहीं पड़ेगा। तो जब भी तुम किसी आइटम को एनॉमली का मतलब होता है अब नॉर्मल जब तुम किसी भी आइटम को बोलते हो ना, तुमको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सच में एबनॉर्मल है और इसका असर बाकी आइटम्स पर नहीं पड़ रहा। एबनॉर्मल का असर बाकी आइटम्स पर नहीं पड़ता ना बेटा, इसीलिए आप उसको माइनस करते हो, उसे डिडक्ट करते हो, उसे हटाते हो। ओके, अब क्या दिख रहा है, अब मुझे नॉर्मल चीजें दिख रही है। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर चीज जिस पर तुम्हारा प्रोसीजर नहीं लग रहा वो गलती ही हो, तो कभी कभी अब नॉर्मल भी हो सकता है। अब नॉर्मल है तो तुम कंफर्म करो कि सच में अब नॉर्मल है और बाकी चीजों पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो तुम उसे अलग भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एनॉमली की यहाँ पे डेफिनेशन दी है। When a misstatement or deviation that is demonstrably not representative misstatement or deviation in a population, एक ऐसी गलती या एक ऐसा आइटम, एक ऐसा डेविएशन जो बाकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब वो वाकई में क्या है, एबनॉर्मल है, वाकई में क्या है, अलग है, उसका बाकी पॉपुलेशन से कोई भी रिश्ता नहीं है, उस आइटम को आप बोलते हो एनॉमली आइटम। The auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional procedure to obtain the sufficient appropriate audit evidence. आप कैसे पता करोगे कि सच में एनॉमली है या नहीं? दूसरा प्रोसीजर लगाओ, एविडेंस ऑब्टेन करो कि दिस इज एन एबनॉर्मल आइटम। ये हर साल रिपीट नहीं होता कि नॉर्मल चीज नहीं है। ये पढ़ो, कौन पढ़ेगा? प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट पढ़ो। Auditor is required to project misstatements for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement, but the projection may not be sufficient to determine an amount to be recorded. When a misstatement has been established as Okay, मैं समझाती हूँ पहले। Auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement, but this may not be sufficient to determine the amount to be recorded. मैं ना सैंपल देखकर ये बता सकती हूँ कि ना 10% इस अकाउंट में क्या है, गलती है, पर मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ गलती नहीं बता सकती, क्योंकि आखिर चेक तो सैंपल ही कर रही हूँ ना, 100% चेकिंग तो नहीं कर रही। देखो मैं ये कह सकती हूँ कि ना मेरे को मेरे सैंपल में 2 रुपए की गलती मिली, तो पूरे की पूरी पॉपुलेशन में 200 की गलती हो सकती है। मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी कि मेरे को मेरे सैंपल में 10% गलती मिली, तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन में 11.5% गलती मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बताओ कि कितने रुपए की गलती होगी पूरे के पूरे उसके अंदर, वो तुम कैसे बता सकते हो यार? तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी गलती हो सकती है सैंपल देखकर, लेकिन तुम एग्जैक्ट नंबर कभी डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो तुम सिर्फ 100% चेकिंग करके ही डिफाइन कर सकते हो। आगे when a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded when projecting misstatement to the population. ये तुम्हें जैसे मैंने बताया, कोई भी एबनॉर्मल आइटम होता है आपको उसे निकालना ही पड़ता है। इन द सेम वे अगर आपको कोई गलती एनॉमली लगती है तो आप उसको जब ये आप परसेंटेज तय करते हो ना कि कितनी परसेंट गलती हो सकती है, उससे बाहर निकालोगे, उससे पहले फिर ही तय करोगे कि परसेंटेज क्या है, अदरवाइज उस परसेंटेज के अंदर भी क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड हो जाएगा। However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of the non-anomalous misstatement. ठीक है, For test of details, the auditor shall project misstatement found in the sample to the population whereas for test of controls, no explicit projection of deviation is necessary since the sample deviation rate is also the projected deviation rate for the population as a whole. ये क्या बोल रहा है कि ना टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर तो फिर भी हम परसेंटेज वाइज क्या बोल सकते हैं कि यार इसमें इतनी गलती है तो पूरे में कितनी गलती होगी, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें कोई नंबर डिफाइन नहीं होते, तो डेविएशन अपने आप में ही क्या है, जो डेविएशन है वो एक पर्टिकुलर डेविएशन है, उसको आप पूरी पॉपुलेशन पर डिफाइन, ठीक है। सो बेसिकली ये बात आपकी यहाँ मिस स्टेटमेंट्स को लेकर बताई गई है, और लास्ट में बोला है इन्होंने कि सब कुछ कर के ऑडिट प्रोसीजर लगाकर मिस स्टेटमेंट निकालकर तुम्हें उस रिजल्ट को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। The auditor shall evaluate the result of the sample and determine whether the use of sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested. आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया था वो इतना सफिशिएंट था कि पूरी पॉपुलेशन पर ओपिनियन देने के वो लायक तुम बन गए हो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। ये लास्ट में ना जो पीछे टर्म्स दे रखे हैं उनके डेफिनेशन दे रखे हैं छोटी छोटी, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ये याद होनी चाहिए तुम्हें दोनों डेफिनेशन, तीनों अच्छी दे रखी है, इस बार ही ऐड करिए ये भी।